हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और वीडियो में। ये है अपने एन अवस्थी बुक सीरीज का थर्ड वीडियो, जहाँ जो कि केमिकल काइनेटिक्स का भी थर्ड वीडियो है, where we are discussing the most important questions of each chapter, and in this particular video it is going to be from each chapter chemical kinetics। तो ये है अपने इसका थर्ड वीडियो। इसके पहले का भी और दो वीडियो हम बना चुके हैं जो कि चैनल पे है ऑलरेडी। और एम एस चौहान का भी हमारा एक सीरीज चल रहा है, तो इफ़ यू गाइस वांट यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। वो वैसे सीरीज हमारा बहुत दिन से चल रहा है, बिकॉज रादर न्यू सीरीज वी स्टार्टेड सो फार इन अवस्थी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एंड फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, guys, please subscribe to my channel so that I can get more motivated to make more videos for you guys। और also हो सके तो go on and share the channel among your friends as well। और हाँ कि like before solving the questions I will always like always as I do, मैं आप लोगों को एक बैकग्राउंड दूंगा, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल्स है उसके पीछे, एंड हाउ टू टैकल सिमिलर क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि बस सॉल्व करवा दो यही वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं। I'll make sure that I solve and the question and also give you the fundamental and conceptual background for the same, so that you guys can solve the other questions of the similar type as well। So without wasting much time guys, let's get started with number 11। चलो। The decomposition of HI on gold surface is a zero order reaction. Initially few moles of H2 are present in the container, then which of the following graph is correct? देखो, इस क्वेश्चन में तुम लोगों को दो तीन चीज देखना है। पहला है कि रिएक्शन है जीरो ऑर्डर का। एक और चीज कि रिएक्शन लिखना है। एच आई ये टूट रहा है तुम्हारा, सॉरी नॉट टू एच टू, ये बनेगा तुम्हारा एच टू प्लस आई टू, और इसका के दो लगा दो, या फिर कुछ भी लाइक इसको हाफ कर दो, इसको एक कर दो, वॉट एवर यू फील लाइक। तो तुम्हारा अगर तुम देखोगे, जनरली हम जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं वो कुछ ऐसा होता है। ए से तुम्हारा जाता है टू दी प्रोडक्ट, और उसको हम लिखते हैं इक्वेशन ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी, where A naught is the initial concentration and A is the concentration at time t is equal to t। ठीक है, बट ये हम तब लिखते हैं when A is the reactant। बट if अगर तुम लिख रहे हो with respect to the product, if product like with respect, if नहीं like with respect to product, अगर तुम इसको लिख रहे हो with respect to product, अगर तुम इसको लिख रहे हो तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा। A is equal to A नॉट प्लस के इंटू टी। समझ में आया? प्लस के इंटू टी। अभी ऐसा क्यों हो रहा है देखो, अगर ये तुम्हारा रिएक्टेंट हुआ तो रिएक्टेंट का अमाउंट ऑब्वियसली घटेगा विद टाइम, कि वो यूज्ड अप हो रहा है। तो वो ए जीरो अगर तुम्हारा सपोज एट टी इक्वल टू जीरो जब तुम स्टार्ट कर रहे हो रिएक्शन, तो अगर तुम्हारा रिएक्टेंट कुछ 100 रहेगा, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद यूज्ड अप होगा, तो वो तुम्हारा 70 80 60 ऐसा कुछ रहेगा। 70 70 60 समथिंग अराउंड दिस वैल्यूज। और अगर तुम्हारा रिएक्शन अगर सपोज तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर रिएक्शन मीडियम में, मतलब तुम्हारा समझ लो लेट्स टेक कि तुम्हारा रिएक्शन मीडियम में प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, तो तुम्हारा इनिशियल में कितना रहेगा प्रोडक्ट? जीरो रहेगा एट टी इक्वल टू जीरो। एंड एज द रिएक्शन प्रोसीड्स तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ समझ लो 60 50 ऐसा कुछ रहेगा विद टाइम, 10 12 जो भी होगा वैल्यू, तुम्हारा वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमने लगा दिया है बीच में पॉजिटिव साइन। समझ में आया? अभी देखो, तो इन सबको देख के तुम्हारा लग रहा होगा कि आंसर तुम्हारा बनेगा, देख के लग रहा है आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तो जीरो है। तो तुम्हारा क्या रहेगा? ए इज इक्वल टू के इंटू टी, इंटरसेप्ट जीरो है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है तुम्हारा सी। लेकिन ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है देखो, इफ इनिशियली फ्यू मोल्स ऑफ H2 आर प्रेजेंट इन द कंटेनर, यानी क्या? यानी क्या? यानी A इज इक्वल टू ए जीरो प्लस के इंटू टी, ये जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा ए जीरो इज नॉट जीरो, यानी ए जीरो का एक वैल्यू है, यहाँ पे ए जीरो का एक वैल्यू है से समथिंग अराउंड एक्स।
मतलब क्या, तुम्हारा कुछ हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसके ऊपर तुम और ऐड कर रहे हो, यानी। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, अगर इसको तुम लिखो विद रिस्पेक्ट टू गैस, अगर तुम इसको लिखो विद रिस्पेक्ट टू गैस, लाइक फॉर गैसेस, फॉर गैसेस कंसंट्रेशन को हम ऑफन इंटरचेंजली लिखते हैं विथ प्रेशर, ठीक है ना। क्यों लिखते हैं वो भी तो तुम लोगों को मैं बोल देता हूँ, लेकिन बिफोर कमिंग टू दैट लेट्स गेट टू द आंसर फर्स्ट। तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो, ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्या, y इंटरसेप्ट y इक्वल टू एम एक्स, ये है तुम्हारा x, ये है स्लोप, और ये है तुम्हारा c यानी y इंटरसेप्ट, जो कि तुम्हारा ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, तो लिखते हैं p0। अभी चलो एक चीज जो तुम लोगों को बोलना है कि हम क्यों प्रेशर और कंसंट्रेशन को एज इंटरचेंजेबल टर्म्स लिख सकते हैं। देखो, अगर हम देखें अपना आइडियल गैस इक्वेशन को, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, समझ में आया। तो पी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन बाई वी इंटू आर टी। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान से गौर से देखना है तुम लोगों को, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या है, वॉल्यूम, और मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन, यानी यू कैन राइट इट एज P is equal to C into RT। now at constant temperature, R तो तुम्हारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, so you can write P directly varying as C, so you can interchangeably write P and C। समझ में आया, समझ में आया। चलो, that's all for this question। let's move on to the next one, number 12। चलो, ये भी एक easy question है। consider the following plot for the reaction टी हाफ के साथ टी का, सॉरी टी हाफ के साथ ए का तुम्हारा प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन है, देखो, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन तुमको देखना है कि इन सब ग्राफ्स का ऑर्डर क्या है, कौन सा जीरो ऑर्डर का ग्राफ होगा, कौन सा फर्स्ट का होगा, कौन सा सेकंड का होगा, समझ में आया। चलो, से फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका तुम्हारा क्या बनता है इक्वेशन, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी ना। अभी अगर तुम्हारा टी को हम टी हाफ कर देंगे, लाइक हाफ टाइम कर देंगे, हाफ रिएक्शन टाइम कर देंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए विल बी इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू। दिस इज प्रीटी ऑब्वियस कि अगर तुम रिएक्शन को हाफ टाइम लेके जाओगे, तो तुम्हारा ए तो ए नॉट बाई टू ही बन जाएगा ना। तो यू कैन राइट इट एज, लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइस ऑलरेडी नो व्हाट हाफ लाइफ इज, सॉरी ये कुछ नहीं रहेगा, माइनस माइनस के इंटू टी हाफ, और फ्रॉम दिस साइड यू कैन से k into t half is equal to a0 by 2. I've done nothing but just change the sides. So t half, sorry, just my mistake. So you can write it as, so this will come around as t half is equal to a naught by 2k. Now from this, now from this, 2k is a constant value. So t half is directly varying with a naught. समझ में आया। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर टी हाफ इज डायरेक्टली वेरिंग एज ए नॉट हुआ, तो ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन के साथ जा रहा है, ये जा रहा है विथ तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे कि ये लीनियर ग्राफ है, यानी इसका ऑर्डर हो गया 0। अब चलो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, अभी चलो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का। अभी फर्स्ट तो सबसे इजी फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है, इसका होता है इक्वेशन एल एन ए इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के इंटू टी हाफ। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यहाँ से टी हाफ आ जाएगा, जिसका वैल्यू एनसीईआरटी में बहुत लाइक इन बिग वर्ड्स लिखा है 0.639 बाई के। इसको देखोगे तो दिस टी हाफ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एज ए, मतलब ये टी हाफ का वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइक इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन सा है, यही वाला है, यानी ये वाला तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया। अब एक बात देखते हैं ऑप्शन में और क्या दिया हुआ है, तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलो देखते हैं, सी यहाँ से तुम्हारा लाइक आंसर हो ही जा रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड है, ये कुछ भी है, तो तुम्हारा ऑप्शन सी ही होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का तुम्हारा केस क्या बन रहा है। चलो, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा तुम्हारा
उसका होता है इक्वेशन कुछ ऐसा, 1/a इज इक्वल टू 1/a0 प्लस k इंटू टी। अभी अगर तुम t इज इक्वल टू टी हाफ कर दोगे, अगर तुम t इज इक्वल टू टी हाफ कर दोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा a0/2। तो उसको तुम चेंज कर दोगे साइज, मतलब साइड को रेसिप्रोकल दोगे तो क्या बन जाएगा, 2/a0 बन जाएगा। कुछ मुश्किल तो है नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, तुम लोग तो लाइक काफ़ी स्मार्ट हो, तो यू मस्ट बी नोइंग दिस मच मैथमेटिक्स। हो गया। तो k इंटू टी हाफ विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, 1/a0। तो तुम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हो, टी हाफ इज लाइक इनवर्सली वेरिंग विद 1/a0। और अलग तरीके से यू कैन से that t half is directly varying with 1/a0 और inversely varying with 1/a0। तो यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा बेस्ट आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ये वाला। यानी ये होगा तुम्हारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया। इसका मतलब क्या हो सकता है, दिस मीन्स दैट टी हाफ इज वेरिंग इनवर्सली विथ ए नॉट और टी हाफ इज वेरिंग डायरेक्टली विथ 1/a0। समझ में आया। चलो, और हाँ, यहाँ पे एक और चीज मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ कि ये इक्वेशन मैंने कहाँ से निकाला। इसका एक फंडा होता है, देखो इसका भी एक फंडा होता है। ये मैं ये ट्रिक तुम लोगों को बोल देता हूँ, याद रखना। फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अलावा किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का जो जनरल होता है तुम्हारा लाइक इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, 1/a⁻n−1 इज इक्वल टू 1/a0⁻n−1 प्लस n−1 इंटू के इंटू टी, जहाँ पे तुम्हारा n क्या है, n है रिएक्शन का ऑर्डर। समझ में आया। अगर तुम n को जीरो लगा दो तो तुम्हारा आ जाएगा इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए। बस फर्स्ट का नहीं होगा, उसका अलग है इक्वेशन, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ तुम लोगों के लिए, ये वाला ln log वाला। सॉरी, सेकंड का भी तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, और तुम अगर n को 3 लगा दोगे तो थर्ड ऑर्डर का भी बन जाएगा, ठीक है ना। अगर तुम इस चीज को याद रखोगे तो यहाँ से तुम किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का इक्वेशन निकाल पाओगे। समझ आया। चलो, अभी देखते हैं इस वाले को। हाँ देखो, दिस वन लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये आई डोंट नो व्हाई इट्स गिवन इन द केमिकल काइनेटिक्स पार्ट, बट इट शुड बिलोंग टू द gaseous state पार्ट, लाइक चैप्टर है तो, बट फिर भी दिया हुआ है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा हम लोगों को। पहले तो पढ़ते हैं, ठीक है, चलो इक्वेशन को। फॉर द आइडियल gaseous reaction the rate is generally expressed in terms of dp by dt instead of dc by dt or dn by dt, where c is equal to m by v is concentration and n is the number of moles. What is the reaction among these three? अरे यार, रिएक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा। क्या लिख दिया ना शनाब, रिलेशन होगा, ठीक है। इफ टी एन नाउ, हाँ, इफ टी एन वी आर कांस्टेंट। चलो देखते हैं क्या होता है इसका। पहले तो लिखते हैं यार, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस कैसे लिखते हैं, तो तुम यहाँ से लिख सकते हो पी इज इक्वल टू सी आर टी। पहले भी वो बोल चुका हूँ कहाँ से आया है, फर्स्ट क्वेश्चन में। एन बाई वी कर दो तो सी बन जाएगा। इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी इंटू आर इंटू टी। अभी तुम बोलोगे आर और टी को ऐसा क्यों छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है टी एन वी आर कॉन्स्टेंट, तो इसलिए मैंने आर और टी को डिफरेंशिएट नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से तुम लोगों का क्या बन रहा है, यहाँ से तुम लोगों का बन रहा है डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/RT इंटू डी पी बाई डी टी। समझ में आया इतना तक। चलो, अब देखते हैं दूसरा सीन। अब देखो, तुम लोगों का जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखेंगे एन के रिस्पेक्ट। चलो फिर से एक बार करते हैं, डी पी बाई डी टी कर लो। वी तो अपना कांस्टेंट है, रख दो, अभी लिखा है वी कांस्टेंट, तो वी रख दो।
अभी डी एन बाई डी टी कर दो, कर दिया भैया। आर टी को रख दो क्योंकि टी कॉन्स्टेंट है फिर से हम लोगों का, यानी तुम लोगों का क्या बन रहा है, डी पी बाई डी टी इंटू वन बाई आर टी इज इक्वल टू वन बाई वी इंटू डी एन बाई डी टी। समझ में आया? अभी अगर तुम लोग इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, लाइक ये एक और ये दो, इन दोनों को अगर तुम लोग कंपेयर करोगे तो देखो ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है, वन बाई आर टी बाई डी टी। मतलब सीन कुछ ऐसा है, इफ a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c, यानी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, यानी इन दोनों को कंबाइन करके तुम लिख सकते हो बहुत इजीली dc बाई dt इज इक्वल टू वन बाई आर टी इंटू dp बाई dt इज इक्वल टू वन बाई v dn बाई dt, जो कि है तुम्हारा ऑप्शन नंबर कुछ बी। समझ में आया? इजी था लेकिन मज़ेदार भी था। समझ में आया? समझ में आया। चलो नंबर 13 भी हम लोगों का हो गया है। अब देखते हैं नंबर 14। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चंस ना जेई मेंस में बहुत कॉमन है। जेई मेंस और नीट दोनों में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंस का एग्जाम और नीट का एग्जाम। जिन लोगों ने देखा है ऑलरेडी PYQs इन प्रीवियस क्वेश्चन, दिस गाइस विल बी नोइंग कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं एग्जाम में, और इनको सॉल्व करने का टिपिकल तरीका भी होता है जो मैं अब तुम लोगों को बोलने वाला हूँ। Like different people have got different ways to solve this kind of questions, but I feel personally myself कि जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ सबसे कॉन्सेप्चुअल वही है। बाकी भी कॉन्सेप्चुअल है अच्छे, बट दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली, क्योंकि मैं भी अपने तैयारी के समय ऐसे ही करता था। तो चलो देखो, यहाँ पे जो करना है, यू नीड टू मेक थ्री क्वेश्चंस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बनेगा तुम्हारा एक नंबर का, ये बनेगा दो नंबर का, ये बनेगा तीन नंबर। तो तुमको यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है क्या, यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर दिया गया है ए प्लस बी, और तुमको निकालना है ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा। मज़ा आएगा। चलो लगाते हैं। पहले देख लो, पहले फॉर्म नंबर वन इक्वेशन तुम्हारा क्या आ रहा है, रेट इज इक्वल टू 0.04, यानी 0.04 इज इक्वल टू ए का अमाउंट। देखो पहले तो देख लो इस चीज़ को यार, चलो लिख देते हैं। पहले तो इसको देख लो एक बात, रेट जो भी होता है दैट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड दैट ऑफ बी इंटू अमाउंट ऑफ बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी साफ साफ। ठीक है ना? अब चलो यहाँ पे लिखते हैं, लाइक 0.04 इज इक्वल टू 0.2 टू द पावर ए, हाँ यहाँ पे के लिखना मत भूलना, और 0.2 टू द पावर बी। दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाला से क्या आ रहा है, 0.04 इज इक्वल टू के इंटू 0.1 टू द पावर ए और 0.4 टू द पावर बी। बन गया। तीसरा वाला देख लो, 0.08 इज इक्वल टू के इंटू 0.2 टू द पावर ए, 0.4 टू द पावर बी। ठीक है, ठीक है। चलो अभी आएगा यहाँ से तुम लोगों को मज़ा, यहाँ का स्टार्ट होगा मज़ा। अभी इन तीनों को यूज़ करके तुमको ए और बी के वैल्यू निकालना है। तो जिन लोगों को मैथ्स आता है, दिस गाइस ऑलरेडी नो व्हाट लाइक आई एम अप टू। लेट्स फर्स्ट डिवाइड नंबर 3 बाई नंबर 1। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा देख लो, तुम्हारा होगा 0.08 बाई 0.04, के तो कट गया दोस्त, हटाओ इसको, यानी 0.2 बाई 0.2 टू द पावर ए इंटू 0.4 बाई 0.2 टू द पावर बी। डिवाइड करो, मैथ्स लगाओ अपना, तो ये वाला तुम्हारा बन जाएगा 2 इंटू 1 टू द पावर ए इंटू 2 टू द पावर बी। तो 1 टू द पावर ए तो 1 ही होगा, हटाओ इसको। तो यहाँ का तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा बी आ जाएगा इक्वल टू 1। तो बी आ गया। अब इक्वली किसी भी तरीके से जोड़ मोड़ के तरोड़ के कुछ भी करके तुमको ए भी निकालना है। तो अभी अगर तुमको ए निकालना है देख लो, तो तुम ए निकालने के लिए क्या कर सकते हो, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए यू कैन डिवाइड 2 बाई 1, 2 को 1 से काट दो, क्या बन जाएगा,
0.04 by 0.04 is equal to 0.1 by 0.2 to the power a into 0.4 by 0.2 to the पावर b जिसका वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो, इसका हो गया 1 वैल्यू, इसका आ जाएगा 0.5 टू द पावर a और इसका आ जाएगा इंटू 2, कर लो डिवाइड। तो a भी तुम्हारा आ जाएगा इज इक्वल टू 1, यानी a भी 1 b भी 1। तो तुम्हारा ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? कुछ खास मुश्किल तो था नहीं, बस सॉल्व करने का तरीका हमें आना चाहिए और कैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना चाहिए ये हमको आना चाहिए। तो हम तो ठहरे लाइक तुम्हारे तो मैथ्स का चर्चा दूर दूर तक है, तो यू कैन शुड बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। चलो अब देखते हैं नंबर 15 को। ये भी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी पॉपुलर भी है ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में। चलो, for a reaction the rate is given by r is equal to r0 is equal to k into a naught to the power b, sorry, 2 and b naught. By what factor will the rate of the reaction increase if the initial concentration of a is taken 1.5 and b is triple? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। देखो r0 इज इक्वल टू क्या, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब इसको r1 पकड़ लेते हैं, इसमें क्या होगा, a is taken 1.5 टाइम्स यानी 1.5 इंटू ए नॉट, उसका स्क्वायर कर दो, एंड बी इज ट्रिपल्ड यानी तो तुम ले लो 3b। ओके, और अब तुमको क्या करना है, तुमको करना है r1/r0, ये इसको पकड़ लो इंटू 1.5 को बाहर निकाल लो इंटू ए नॉट का स्क्वायर कर लो, अभी 3 लिख लो बगल में और b लिख लो, ठीक है ना। डिवाइड कर दो फिर इससे, ए नॉट का स्क्वायर कर दो और b कर दो, क्या आएगा, के काट दो, इसके साथ काट दो, बी काट दो, तो क्या बन जाएगा तुम लोग का इधर, तुम लोग इधर बन जाएगा r1/r0 इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर इंटू 3, जिसका वैल्यू आएगा तुम लोगों का 6.75, यानी r1 जो है वो इनिशियल रेट के 6.7 टाइम्स होगा। ऑप्शन मैच करवाओ, ठीक है। ऑप्शन बन गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर सी। और नन ऑफ दिस तो होता नहीं है ऑप्शन मोस्टली, नॉट सिंग ऑलवेज, कभी कभी बन जाए तो फिर मेरे को गाली मत देना कि दादा ने बोला था नहीं होगा, होता है कभी कभी बस मोस्टली नहीं होता, ठीक है ना। और तुम तो हम लोग कर चुके हैं और 5 क्वेश्चन अपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, जो हमारा सीरीज चल रहा है एम एस चौहान का मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी एम एस चौहान बोल रहा हूँ, एन अवस्थी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज जो हमारा चल रहा है। और आपका अपना चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसका हम फिर से एक और 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी, जहाँ पे हमने सॉल्व किया है लाइक डिफरेंट रेट इक्वेशंस के साथ कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, हाफ लाइफ के साथ क्या होता है, जहाँ मैं तुम लोग को ट्रिक भी बोल दिया जनरली कैसे किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का निकालते हैं ऑर्डर। इसको अगर तुम इनको 3 लगा दो यानी तुमको अगर थर्ड ऑर्डर निकालना है तो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? और अगर तुम लोगों को इसको जीरो ऑर्डर के साथ एक बार ट्राई करना है तो खुद ट्राई कर लो, क्या बन जाएगा, ए टू द पावर -1 इज इक्वल टू ए नॉट टू द पावर -1 माइनस के इंटू टी। पर पावर माइनस में है तो क्या होता है, पलट जाता है ना चीज़, हालात जज्बात से बदल जाते हैं, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। और यही तो होता है अपने जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, मतलब सॉरी इक्वेशन। समझ में आया? चलो, तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, वैसे इजी था लेकिन अच्छा था, लेकिन आई फील ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ये क्वेश्चन बिलोंग्स टू द गैसियस स्टेट चैप्टर, क्योंकि क्लास 11 का हमारा एक चैप्टर है, he belongs to gaseous state chapter. Personally, I feel it should not belong to the kinetics part. I don't know why they have included this question in this chapter, but anyway दिया है तो सॉल्व भी करना है, तो हम लोगों ने वो कर चुके हैं ऑलरेडी। देखते हैं नेक्स्ट वाले को, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, कुछ खास था नहीं, बस अरेंज करना था, रीअरेंज करना था और कैलकुलेट करना था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पॉपुलर है।
मेंस में आजकल आना थोड़ा कम हो गया है, लेकिन नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीट वाले बच्चे जो देख रहे हो या फिर जो देखने वाले हो, इसको खास ध्यान रखना है, ठीक है ना। और नंबर 15 का भी जो था वो भी हम कर चुके हैं। ये मेंस और नीट दोनों में आ रहे हैं आजकल। मेंस में अभी भी आ रहे हैं और नीट में तो आता ही है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो आज का अपना वीडियो रहेगा इतना तक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एन अवस्थी के, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम नंबर 16th क्वेश्चन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लिनिकल काइनेटिक्स फ्रॉम एन अवस्थी। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।